नमस्कार। भारत की आज़ादी की कहानी जब हम सुनते हैं तो अक्सर एक ही रास्ता जहन में आता है, महात्मा गांधी और उनका अहिंसक सत्याग्रह। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। उसी दौर में एक और रास्ता था, जुनून, त्याग और क्रांति का। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उसी क्रांतिकारी आंदोलन की कहानी को समझेंगे, जिसने साबित किया कि आज़ादी पाने के तरीके भले ही अलग हों, पर मंजिल एक ही थी। तो सोचिए, आज़ादी की लड़ाई ना दो अलग अलग पटरियों पर एक साथ चल रही थी। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक रास्ता था, जिसमें सविनय अवज्ञा और नैतिक दबाव जैसे हथियार थे, और दूसरी तरफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष का रास्ता। उनका मानना था कि एक जालिम हुकूमत को सिर्फ ताकत की भाषा ही समझ आती है। लक्ष्य एक ही, रास्ते दो। तो सवाल ये उठता है कि जब एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल ही रहा था, तो फिर इस दूसरे ज्यादा गर्म रास्ते की जरूरत क्यों पड़ी? ये चिंगारी आखिर आई कहाँ से? इसका जवाब हमें मिलता है 1922 में, जब असहयोग आंदोलन अचानक रोक दिया गया। इस एक फैसले ने देश के कई नौजवानों को निराश कर दिया। उन्हें लगा कि शांतिपूर्ण तरीकों की भी एक सीमा होती है और ब्रिटिश हुकूमत सिर्फ अर्जियों से नहीं जाने वाली। बस इसी निराशा से जन्म हुआ क्रांतिकारी आंदोलन का। ये देश के युवाओं का एक पक्का इरादा था कि अब आज़ादी लड़कर ली जाएगी। देखिए, उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को मारना या भगाना नहीं था। उनके लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़े और गहरे थे। पहला, जाहिर है, ब्रिटिश राज को जड़ से उखाड़ फेंकना। दूसरा, देश के स्वाभिमान की रक्षा करना, जिसे अंग्रेजी हुकूमत हर रोज कुचल रही थी। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, देश के नौजवानों के अंदर देशभक्ति की आग को जलाना, उन्हें एक्शन लेने के लिए तैयार करना। इस पूरे आंदोलन को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहला दौर था 1897 से 1915 का, जिसमें महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में क्रांति की छोटी छोटी चिंगारियां उठीं। लेकिन जो दूसरा दौर था 1919 के बाद का, वो कहीं ज्यादा संगठित और तेज था, और हमारी कहानी असल में तेजी यहीं से पकड़ती है। इस दूसरे दौर का सेंटर पॉइंट थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HRA। लेकिन फिर 1928 में भगत सिंह के विचारों के प्रभाव में इसका नाम बदला गया और ये बनी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब HSRA। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये विचारों की एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाजवादी भारत बनाना था जहां किसी भी इंसान का शोषण न हो। तो चलिए अब बात करते हैं उन कुछ बड़ी दुस्साहसी घटनाओं की, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी। ये सिर्फ हमले नहीं थे, ये ब्रिटिश हुकूमत को दी गई सीधी चुनौती थे। शुरुआत हुई 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन से। रामप्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने सरकारी खजाना ले जा रही एक ट्रेन को बीच रास्ते में ही लूट लिया। क्यों? ताकि आंदोलन को चलाने के लिए पैसा जुटाया जा सके। ये एक तरह का ऐलान था कि हम तुम्हारे ही संसाधनों का इस्तेमाल तुम्हारे ही खिलाफ करेंगे। इसके ठीक 3 साल बाद 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अफसर सॉन्डर्स की हत्या हुई। ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये बदला था। राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला, जिनकी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए क्रूर लाठीचार्ज में जान चली गई थी। क्रांतिकारियों का ये सीधा संदेश था कि भारतीयों पर हुए हर जुल्म का हिसाब होगा। और फिर आया वो दिन जो इतिहास में दर्ज हो गया। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात थी, ये बम किसी को मारने के लिए नहीं थे। इन्हें जानबूझकर खाली जगह पर फेंका गया था। इरादा किसी को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। तो फिर ऐसा किया क्यों? जैसा कि उन्होंने खुद कहा, उनका मकसद था बहरों को सुनाना। ब्रिटिश हुकूमत जो आम लोगों की आवाज नहीं सुन रही थी, उसे धमाके से जगाना। वे चाहते तो आराम से भाग सकते थे, पर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, क्योंकि उनका असली मकसद तो अदालत को एक मंच बनाना था जहां से वो अपनी क्रांति का संदेश पूरे देश तक पहुंचा सके। क्या माल की राजनीतिक रणनीति थी ये! अब जाहिर है, ये घटनाएं उन लोगों के बिना कुछ भी नहीं थीं जो इनके पीछे थे। चलिए अब इस विद्रोह के कुछ महान नायकों को याद करते हैं, जिनकी कहानियां आज भी हम सबको प्रेरणा देती हैं। और इस लिस्ट में पहला नाम है भगत सिंह। वो सिर्फ एक जोशीले क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे विचारक थे, समाजवाद से प्रभावित और इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले। इस नारे का मतलब सिर्फ क्रांति अमर रहे नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्रांति जो पूरे समाज को बदल दे।
सिर्फ 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। और उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज भी 23 मार्च का दिन पूरे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हमें इन महान आत्माओं के सर्वोच्च त्याग की याद दिलाता है। और फिर आते हैं चंद्रशेखर आजाद, जिनका प्रण ही समझिए उनकी पहचान बन गया। उन्होंने कसम खाई थी, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये उनके जीने का तरीका था। और उन्होंने अपनी इस कसम को आखिरी सांस तक निभाया। 27 फरवरी 1931 प्रयागराज का एल्फ्रेड पार्क, पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो अकेले लड़ते रहे आखिरी गोली तक, और जब पिस्तौल में वो आखिरी गोली बची तो उन्होंने उसे खुद पर चला लिया, ताकि दुश्मन उन्हें कभी भी जिंदा न पकड़ सके। वो आज़ाद जिए और आज़ाद ही दुनिया से गए। इन सब घटनाओं और बलिदानों के बाद ये समझना जरूरी है कि इस आंदोलन की आखिरी विरासत क्या रही, इसका असल में असर क्या हुआ। अगर हम सीधे सीधे नतीजों की बात करें तो हाँ, ये आंदोलन ब्रिटिश शासन को तुरंत उखाड़ फेंकने में असफल रहा। इसके कई कारण थे। इसे आम जनता का उतना समर्थन नहीं मिला, ये ज्यादातर युवाओं तक ही सीमित रहा। पैसे और हथियारों की हमेशा कमी रही। अंग्रेजों का दमन बहुत क्रूर था, और क्योंकि ये गुप्त संगठन थे तो ये अक्सर बिखरे हुए रहते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असली योगदान इन नतीजों से कहीं ज्यादा बड़ा था। इस आंदोलन ने नौजवानों में देशभक्ति की एक ऐसी लहर पैदा की जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। इसने सीधे सीधे ब्रिटिश राज के अधिकार को चुनौती दी। इसने मुख्यधारा की आज़ादी की लड़ाई में एक नई तेजी, एक नई अर्जेंसी भर दी। और सबसे बढ़कर इन क्रांतिकारियों की शहादत की कहानियों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और आज़ादी की आग को और भड़का दिया। तो आखिर में हम इसी सवाल पर लौटते हैं कि अगर उनके तरीके अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो आज भी उनकी कहानियां इतने सम्मान और गर्व के साथ क्यों सुनाई जाती हैं? शायद इसलिए कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक जीत या हार से नहीं मापी जाती। ये उस हिम्मत, उस बलिदान और उस जज्बे से भी मापी जाती है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दे। उनकी विरासत हमें यही याद दिलाती है।